Hello friends, welcome to Tale Times. I am your narrator and let's begin our story Rebirth of My Cruel Husband, Episode 3. वो लड़की एक पल को डरी लेकिन मिष्टी की कैफे से बाहर निकलने वाली बात सुन वो भड़क गई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए मिष्टी को धक्का दे दिया। मिष्टी नीचे गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे थाम लिया। उस शख्स को देख उस लड़की की आंखें चमकने लगी। मिस्टर सिंघानिया नाम सुनकर मिष्टी के हाथ कांपने लगे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिर उठाकर एक बार उस शख्स को देख ले। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आंखों में अनायास ही पानी आ गया। एक पल को ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ छोड़कर बस यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। वो लड़की जिसका नाम नताशा था आगे आकर अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए कहने लगी, मिस्टर सिंघानिया देखिए ना, ये लोग कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, इवन इन्होंने मेरा हाथ तक जला दिला। इस लड़की की बात सुन मिष्टी अपने शौक के स्टेज से बाहर निकली और जल्दी से सीधी खड़ी हो गई। उसने अपनी नजरें उठाकर देखा, सामने राजवीर सिंघानिया बिजनेस सूट में खड़ा एकटक उसे ही देख रहा था। मिष्टी से कुछ बोलते नहीं बना। उस लड़की ने राजवीर का हाथ पकड़ना चाहा पर राजवीर ने बहुत ही रुड तरीके से उसके हाथ को झटक दिया। वो लड़की बेइज्जती का तमाशा खाकर सीधी खड़ी हो गई। बच्चा, राजवीर ने कुछ कहना चाहा। ये क्या हो रहा है यहाँ? ऋषिका की तेज आवाज वहां गूंजी। मिष्टी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो ऋषिका से कुछ सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे जल्दबाजी में जो सही लगा वो किया और सामने खड़ी नताशा के चेहरे पर एक जोरदार तमाशा झड़ दिया। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। सब आंखें बड़ी कर अभी अभी जो हुआ था उसे पचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक मिष्टी जो चीगम से गुब्बारा फुलाते हुए आ रही थी वो इसके नाक पर जी रह गया। सबसे ज्यादा अगर कोई हैरान था तो वो थी खुद मिष्टी, जो अपने हाथ को आंखें टिमटिमाकर ऐसे देख रही थी जैसे कोई जादू की झड़ी हो। नताशा अपने मुंह पर हाथ रखे लाल आंखों से मिष्टी को देख रही थी। उसने आगे बढ़ जैसे ही मिष्टी का गला पकड़ना चाहा, ऋषिका ने उसे धर दबोच लिया और आव देखा न ताव पास में रखी पेस्ट्री पर उसका मुंह चिपका दिया। पूरे कैफे में एक बार फिर हैरानी भरा सन्नाटा छा गया। राजवीर को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। सबको बिजी देख उसने मिष्टी का हाथ पकड़ा और कैफे के बाहर ले जाने लगा। मिष्टी उससे लगातार हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवीर ने उसे एक खाली जगह लाकर खड़ा कर दिया। मिष्टी पीछे मुड़कर वापस जाने लगी, लेकिन राजवीर ने उसे कसकर गले लगा लिया। बच्चा, प्लीज एक बार अपने भाई से बात कर ले प्लीज। राजवीर को आवाज भारी लग रही थी, जैसे वो अपने आप को बहुत मुश्किल से रोने से रोक रहा हो। मिष्टी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी खाली आंखों के साथ उसकी बाहों में खड़ी रही। राजवीर उसकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा था। उसने मिष्टी से अलग होकर उसके गालों को अपने हाथों में भर लिया। प्लीज कुछ तो बोल। मिष्टी ने गुस्से में आकर उसके हाथ झटक दिए। राजवीर का दिल धक से रह गया। मिष्टी का चेहरा बहुत सख्त था। उसकी आंखों की चमक तो बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन अब उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे वो बेजान हो गई हो। हमेशा चहकते और जिंदगी को अपने गले से लगाकर जीने वाली अपनी जान से भी प्यारी बहन को यूं सिर्फ जिंदगी काटते देख राजवीर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। बच्चा, मर गया आपका बच्चा, मिष्टी ने चीखते हुए कहा। राजवीर ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया और नम आंखों से सिरना में हिलाने लगा। मिष्टी ने बहुत हाशली राजवीर का हाथ झटक दिया और 2 कदम पीछे हो गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी आवाज में कोई गर्माहट नहीं थी। उसने बहुत ही रूखेपन से बिना किसी इमोशन के पूछा, क्या मैं आपको जानती हूँ? राजवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में दर्द और निराशा झलक रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, आई एम योर डैम ब्रदर। मिष्टी जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी के पीछे छिपा दर्द और उलाहना साफ साफ महसूस हो सकता था। उसकी हंसी जैसे उसके अंदर का टूटापन और दर्द उभर कर बाहर आ रहा हो। राजवीर को अंदर तक चुभ गई। ब्रदर, भाई, ओह माय गॉड, हाँ, आप इसका मतलब भी जानते हैं मिस्टर सिंघानिया? मिष्टी ने एकदम सीरियस होते हुए पूछा। राजवीर ने अपना सिर झुका लिया। उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। मिष्टी ने अपने आंखों में आया आंसू पोंछे, जो शायद हंसने या फिर दर्द के कारण आ गए थे।
फिर बोली, भाई इस शब्द का मतलब नहीं जानते ना आप, चलिए मैं बताती हूँ। मिष्टी ने अपनी आवाज में एक ठंडक घोलते हुए कहा, भाई इस शब्द का मतलब बहुत बड़ा होता है मिस्टर सिंघानिया। ये सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, ये एक भरोसा होता है, एक सुरक्षा का वादा होता है। राजवीर का सिर झुका रहा, उसकी आंखें शर्मिंदगी से भर आई थीं। वो समझ रहा था कि मिष्टी के शब्द केवल शब्द नहीं थे, बल्कि हर एक शब्द एक गहरा घाव था, जिसे उसने कभी न कभी अपनी गलती से दिया था। मिष्टी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई वो होता है जो अपनी बहन के लिए ढाल बनकर खड़ा रहे, उसे किसी भी दर्द से बचाए। पर आपने क्या किया? आपने तो वही किया जिससे मेरी जिंदगी तबाह हो गई। राजवीर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मिष्टी ने एकदम गुस्से में राजवीर का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अब केवल नफरत और दर्द था। उसने कड़वी आवाज में कहा, भाई कहते हैं ना आप खुद को मेरा, तो मैं पूछती हूँ, तब वो भाई कहाँ था जब मुझे उसकी हर गलती की सजा मिल रही थी? तब वो भाई कहाँ था जब उसकी बहन खुद के ही घर में 2 वक्त के खाने के लिए तरसती रही? तब वो भाई कहाँ था जब उसकी बहन से उसके सारे सपने पल भर में छीन लिए गए थे? राजवीर मुंह खोलना चाहता था, लेकिन कोई शब्द उसके गले से नहीं निकल पा रहे थे। मिष्टी ने उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए आगे कहा, तब वो भाई कहाँ था जब उसकी बहन को खुद का मान सम्मान बचाने के लिए एक अनजान इंसान से बिजनेस डील के लिए शादी करनी पड़ी? तब वो भाई कहाँ था जब उसकी बहन को हर जगह से धक्के मारकर बाहर निकाला गया था और वो खुद की और अपने अजन्मे बच्चे की जान बचाने के लिए इस हैवानों से भरी दुनिया में दर बदर की ठोकरें खा रही थी? मिष्टी की आंखों में आंसू छलक आए थे, लेकिन उसकी आवाज में अब भी वही कठोरता थी। उसने और जोर से राजवीर का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोली, मैं पूछती हूँ, तब कहाँ था उसका भाई जब वो कुछ दिनों पहले मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी और इसके पास पैसे नहीं थे कि अपना ऑपरेशन भी करवा सके? हाँ, बोलिए, आप कहाँ थे? राजवीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। मिष्टी के हर सवाल ने उसके दिल में गहरा घाव कर दिया था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी बहन को किस हद तक अकेला छोड़ दिया था। उसने कोशिश की कि मिष्टी को कुछ कह सके, उसे समझा सके, लेकिन उसके शब्द कहीं खो चुके थे। मिष्टी ने झटके से उसका कॉलर छोड़ दिया। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, आपने मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया मिस्टर सिंघानिया, सब कुछ। और अगर भाई आपके जैसे होते हैं तो मैं भगवान से दुआ करूंगी कि मुझे कभी भाई न दे। कहते हुए मिष्टी मुड़कर जाने लगी। उसकी आंखों में अब न कोई आंसू थे और न कोई उम्मीद, शायद वो सब कुछ पहले ही तबाह हो चुका था। मिष्टी के जाते ही राजवीर घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे, जो उसके चेहरे पर उसके गहरे दर्द की कहानी लिख रहे थे। इस वक्त वो कोई बड़ा बिजनेसमैन या अंडरवर्ल्ड का माफिया नहीं लग रहा था जिसके आगे दुनिया झुकती थी, बल्कि वो एक टूटा हुआ इंसान लग रहा था, जिसके पास कहने को तो सब कुछ था, लेकिन दुख में रोने के लिए कोई कंधा भी नहीं। उसके दिल में गहरा दर्द था, एक अफसोस जो उसे अब तक चैन से जीने नहीं दे रहा था। उसकी वजह से मिष्टी के साथ जो हुआ वो हर गलती अब उसके सामने खड़ी थी। उसे पता था कि उसने अपने स्वार्थ और अहंकार में मिष्टी की जिंदगी नर्क बना दी थी। राजवीर ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और सिसकियां भरते हुए फूट फूट कर रोने लगा। उसकी शक्तिशाली छवि, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था, अब पूरी तरह से बिखर चुकी थी। वो जानता था कि मिष्टी को खोने का दर्द उससे हमेशा के लिए छीन चुका है। उसका दिल चाह रहा था कि समय को पीछे मोड़ सके, उन गलतियों को सुधार सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मिष्टी ने अपनी हालत को ठीक किया और चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए अंदर आई, लेकिन अंदर का हाल देख उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। मिष्टी कैफे की हालत देखकर चौंक गई। पूरे कैफे में खाना इधर उधर बिखरा हुआ था। नताशा का चेहरा और कपड़े पूरी तरह से रंग बिरंगे हो चुके थे। सबका ध्यान अपनी तरफ ना पाकर नताशा वहां से भाग गई। मिष्टी ने गुस्से में ऋषिका को देखा, जिसने उसे दांत दिखा दिए। मिष्टी ने कड़े लहजे में कहा, मुझे 10 मिनट में ये सब कुछ साफ चाहिए, पूरी हॉस्पिटैलिटी चाहिए यहाँ। उसकी आवाज में सख्ती थी। मिष्टी का काली माता वाला रूप देख सब अपने काम में लग गए। मिष्टी ने अपना हैंडबैग उठाया और घर के लिए निकल गई।
आज एक दिन के लिए इतना तमाशा बहुत हो चुका था। दूसरी तरफ ईशा अभियांश के सामने सोफे पर खड़ी अपने दोनों हाथ कमर पर रखे बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। इस वक्त वो बिल्कुल छोटी मिष्टी लग रही थी, जिसके गाल और नाक गुस्से में लाल हो जाते थे। वो लगभग 10 मिनट से कुछ बोले बगैर इसे घूरे जा रही थी। अभियांश कब से अपनी बेटी की इस हरकत के बारे में समझने की कोशिश कर रहा था। आज जैसे ही वो ऑफिस के लिए निकलने वाला था, ये छोटा सा शैतान उसके सामने आ धमका। प्रिंसेस, उसने कुछ कहना चाहा लेकिन ईशा ने अपने मुंह पर अंगुली रख उसे चुप होने का कह दिया। अभियांश ने जल्दी से किसी छोटे बच्चे की तरह अपने होठों पर अंगुली रख दी। हाउ डेल यू। अभियांश उसके ये बोलने पर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया, लेकिन जैसा ही ईशा ने उसे घूर कर देखा वो चुप हो गया। पर मैंने क्या किया? अभियांश ने मासूमियत से पूछा। हाउ डेल यू टॉक टू मी। अभियांश उसे कंफ्यूजन में देखने लगा। ईशा ने उसे समझाते हुए कहा, मम्मा कहती हैं, डोंट टॉक टू स्ट्रे स्ट्रेंजर्स। ईशा ने गर्दन ऊपर नीचे हिला दी। यस, तो आपने मुझसे बात क्यों की? एक तीखी चुभन उसके दिल को छूकर गुजर गई जब ईशा ने उसे स्ट्रेंजर कहा। अभियांश को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी इस मासूमियत पर हंसे या फिर खुद की बेटी द्वारा स्ट्रेंजर कहे जाने पर उदास हो। उसने गहरी सांस ली और ईशा को अपनी गोद में बिठा लिया, फिर इसे समझाने लगा। प्रिंसेस, आप मम्मा की बातों को गलत तरीके से समझ रही हैं। उनके कहने का मतलब है कि आप स्ट्रेंजर्स से बात न करें, ये नहीं कि स्ट्रेंजर पसंद आपसे बात नहीं कर सकता। अभियांश को नहीं पता था कि ईशा को उसकी बात समझ आई या नहीं, पर ईशा किसी समझदार बच्चे की तरह ऊपर नीचे गर्दन जरूर हिला रही थी। मिष्टी लिफ्ट में खड़ी थी, चेहरे से एकदम शांत लग रही थी, लेकिन उसका दिल आज कुछ ज्यादा ही तेज धड़क रहा था। बार बार एक अजीब सी फीलिंग उसके मन में घर कर रही थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा हो रहा है। लिफ्ट के दरवाजे खुलने पर वो धीरे धीरे बाहर निकली और अपने घर की ओर बढ़ने लगी। तभी उसे अचानक ईशा के हंसने की आवाज सुनाई दी। मिष्टी की आईब्रोज आपस में सिकुड़ गईं। उसने गर्दन घुमाई और देखा कि सामने वाले अपार्टमेंट का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और वहीं से ईशा की हंसी की आवाज आ रही थी। मिष्टी थोड़ा हैरान रह गई, पर ईशा तो सरला आंटी के पास होनी चाहिए, उसने खुद से सोचा। अपनी बच्ची का किसी अनजान के पास होने के ख्याल ने उसे डरा कर रख दिया। बिना कुछ और सोचे समझे उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। धीरे से दरवाजे पर हल्का सा नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा हल्का सा खोला और अंदर चली गई। उसने देखा सामने लिविंग रूम में सोफे पर बैठी ईशा अपने सामने बैठे आदमी से बात कर रही थी, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। इशू, उसने अपनी बेटी को पुकारा और उसकी आवाज में कांपती सी बेचैनी थी। उसके आवाज देने पर ईशा का सिर उसकी तरफ मुड़ गया। सामने बैठे शख्स की बॉडी एकदम ही स्टीफ हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। ईशा अपनी मम्मा को देखा जल्दी से सोफे से उतरने लगी, लेकिन उसका पैर सोफे के नीचे पड़े कपड़े में फंस गया। मिष्टी की नज़र उस पर पड़ते ही उसकी सांस रुक गई। उसने बिना सोचे समझे तेजी से ईशा की तरफ दौड़ लगाई। सब कुछ जैसे स्लो मोशन में हो गया था। ईशा सिर सामने टेबल से टकराने ही वाला था। अभियांश ने तेजी से आगे बढ़ते हुए ईशा को अपनी बाहों में समेट लिया। मिष्टी के कदम वहीं ठिठक गए। जो हाथ उसने अपनी बेटी को संभालने के लिए आगे बढ़ाए थे, वे हवा में ही रुक गए। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर, राहत, गुस्सा, दुख जैसे हाजारों इमोशंस एक साथ में गुजर गए। सामने उसकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना खड़ा था, एक ऐसा कड़वा सच जिससे वो भागती आई थी। यह वही चेहरा था जो वो इतने सालों से भूलना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसे फिर से उसके सामने खड़ा कर दिया था। मिष्टी के सामने सब कुछ जैसे धुंधला सा हो गया था। उसकी आंखें अपने आप ही बह निकली। अपनी बेटी को उस इंसान के हाथ में देख जिससे वो भागती आ रही थी, मिष्टी का दिल धक से रह गया। उसके हाथ पांव एकदम ही ठंडे पड़ने लगे, सीने पर भार महसूस होने लगा और सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। उसे लगने लगा जैसे वो सांस नहीं ले पाएगी, लेकिन वो अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देगी। ये ख्याल बार बार उसके दिमाग में चल रहा था। अभियांश उसे सुर्ख लाल आंखों से देख रहा था। उसकी ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी, जिसके पीछे का कारण वो खुद ही था।
उसने जैसे ही मिष्टी को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा, उससे पहले ही मिष्टी ने उसकी गोद से ईशा को छीन लिया और बिना पीछे देख मुड़कर तेजी से फ्लैट से बाहर चली आई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अभियांश के पास सोचने समझने का मौका ही नहीं था। उसके हाथ अब भी अधूरे से हवा में उठे थे और उसकी आंखें दरवाजे की तरफ थीं, जहां मिष्टी और ईशा अब जा चुकी थी। उसके दिल में पछतावे का भार था, लेकिन चेहरे और आंखों से पता लगाना मुश्किल था कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है। अंधेरे कमरे के एक कोने में एक इंसान जंजीरों से बंधा हुआ था। उसकी आंखों में थकान और दर्द की झलक थी, लेकिन कमरे की गहरी कालिमा में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, चेहरे पर जगह जगह धूल जमी हुई थी, कपड़े जगह जगह से फटे और मैले हो चुके थे, जैसे मानो उन्हें सालों से नहीं बदला गया हो। उस इंसान की हालत देखकर यही लगता था कि वो सालों से उसी कैद में बंधा हुआ था। कमरे में एक अजीब सी नमी थी, जिससे माहौल और भी भारी हो गया था। उसके शरीर पर कई घाव थे, कुछ पुराने और कुछ हाल ही के, जो उसके दर्द की कहानी बयां कर रहे थे। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, जैसे वक्त ने उस पर अपने निशान छोड़ दिए हों और अब उम्र का कोई महत्व नहीं रहा। वो व्यक्ति धीरे धीरे सांस ले रहा था। उसकी आंखें अधखुली थीं और उनमें एक खालीपन था, मानो उसने उम्मीद और इच्छा दोनों को छोड़ दिया हो। केवल जंजीरों की खनक और उसकी टूटी फूटी सांसों की आवाज उस अंधेरे और खामोश कमरे में गूंज रही थी। तभी उस अंधेरी जगह का दरवाजा खुला और हल्की सी रोशनी अंदर आई, जिससे उस कैदी की आंखें कुछ पल के लिए चमक उठीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ देख पाता, दरवाजा वापस बंद हो गया और अंधेरा फिर से उसी तरह छा गया। कमरे में किसी के कदमों की धीमी आहट सुनाई दी, जिससे ये साफ हो गया कि कोई अंदर आ चुका था। वो इंसान जंजीरों से बंधा हुआ था और उसी के सामने एक थाली खिसकाई गई, जिसमें कुछ खाने का सामान था। उसने उस थाली को देखा और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वो थका हुआ और टूटा हुआ सा लग रहा था और उसकी आवाज़ जैसे कहीं गहरी खाई से आ रही हो। बहुत मुश्किल से उसने कहा, कुछ न न नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ भी नहीं। लेकिन उसकी बात पूरी हो पाती उससे पहले ही कमरे में एक तेज आवाज़ गूंज उठी, उसकी दर्दनाक चीख। ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ पूरी जगह में गूंज गई हो, दीवारें भी उसके दर्द को महसूस कर रही हों। वो दर्द से छटपटाने लगा और उसकी चीखों से कमरे का सन्नाटा टूट गया। जंजीरें खनकने लगीं, मानो वो भी उस इंसान की तकलीफ का हिस्सा बन चुकी हों। शाम को ऋषिका अपना काम खत्म करके घर आई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि पूरे घर में अंधेरा था। उसने झट से लाइट्स ऑन की और थोड़ा हैरान होते हुए ईशा और मिष्टी को आवाज देने लगी, मिष्टी, इशू, कहाँ हो दोनों? लेकिन किसी भी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ऋषिका का मन कुछ गलत होने की आशंका से बेचैन होने लगा। उसके दिमाग में लाखों ख्याल आने लगे, क्या हुआ होगा? उसने घबराते हुए अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने का सोचा। तभी उसे किसी के सुबकने की हल्की आवाज सुनाई दी। उसकी नज़र लिविंग रूम में पड़ी और उसकी सांस अटक गई। सोफे के पीछे से मिष्टी का कुर्ता दिख रहा था। धड़कते दिल के साथ ऋषिका धीरे धीरे उसके पास पहुंची। उसने देखा कि मिष्टी फर्श पर बैठी थी और उसकी गोद में ईशा सोई हुई थी। ईशा के गालों पर आंसुओं के निशान थे, मानो वो बहुत रो चुकी हो। मिष्टी उसे अपने सीने से चिपकाए हुए थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, बाल बिखरे हुए थे और माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। वो कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, नहीं, मेरी इशू, किसी को नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं ऐसे, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरी बच्ची को। उसकी आवाज में दर्द और डर साफ झलक रहा था, जैसे वो किसी भयानक सपने से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। मिष्टी की ऐसी हालत देखकर ऋषिका का दिल धक से रह गया। उसके भीतर एक डरावना सन्नाटा छा गया, लेकिन उसे मिष्टी और ईशा का ख्याल था। वो धीरे से घुटनों के बल बैठी और मिष्टी के कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर उसे बुलाना चाहा, मिष्टी। लेकिन मिष्टी जैसे एकदम से चौंक उठी। उसने ऋषिका को धक्का दे दिया और तेजी से ईशा को लेकर खड़ी हो गई। पास ही रखा चाकू उठाकर ऋषिका की ओर दिखाते हुए चिल्लाई, दूर रहो मुझसे, अगर मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगी। ऋषिका वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई।
मिष्टी की आंखों में गहरी दहशत थी और उसकी आवाज में थरथराहट साफ झलक रही थी। कुछ पलों के लिए ऋषिका अवाक रह गई, पर उसने इस शौक से खुद को जल्दी ही संभाल लिया। उसे समझ आ चुका था कि जरूर कोई बात है जो मिष्टी को इतना ट्रिगर कर गई है। शायद किसी डर ने उसे जकड़ लिया था। ऋषिका ने धीरे से अपने कदमों को आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में नरमी और उसकी आवाज में भरोसा था। मिष्टी, देखो मेरी तरफ, मैं ऋषिका हूँ। कोई तुम्हें या इशू को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लाओ, ये चाकू मुझे दो, नहीं तो इशू को चोट लग जाएगी। मिष्टी का ध्यान थोड़ा सा ईशा पर गया। वो अब भी उसकी गोद में गहरी नींद में थी। उसकी मासूमियत देखकर मिष्टी का दिल पिघलने लगा। चाकू के ब्लेड से उसने थोड़ा फासला बना लिया और ऋषिका की तरफ देखा। ऋषिका ने अपनी आंखों में नमी और सच्चाई के साथ उसे समझाने की कोशिश जारी रखी। सब ठीक है मिष्टी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना, डोंट यू ट्रस्ट मी। मिष्टी की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। उसने कांपते हाथों से चाकू को नीचे रख दिया और ऋषिका ने तुरंत उसे पकड़ लिया, उसे अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। मिष्टी की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे, लेकिन इस बार उनमें थोड़ा सुकून था। ऋषिका ने धीरे से सोई हुई ईशा को अपनी गोद में लिया और उसे बेड पर सुला दिया। उसने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और फिर जल्दी से मिष्टी के पास गई, जो बुत बनकर खड़ी थी। मिष्टी की आंखों में गहरी पीड़ा थी, मानो वो अब तक खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मिष्टी का जैसे सब्र का आखिरी बांध टूट पड़ा। उसने ऋषिका के गले से लगकर फफक कर रोना शुरू कर दिया। वो वापस आ गए हैं, वो मार डालेंगे हमें, ऋषिका, वो मार डालेंगे। मिष्टी की ये बात सुनते ही ऋषिका का शरीर एकदम स्टीफ हो गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और मिष्टी को दिलासा देने लगी। तुम ऐसे कैसे किसी से डर सकती हो मिष्टी? अब तुम सिर्फ एक बेटी, बहू या पत्नी नहीं हो जिसने जैसे चाहा इस्तेमाल कर दिया। यू आर अ मॉम नाउ। तुम्हें सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपनी बेटी के लिए भी लड़ना है। ऋषिका की आवाज में सख्ती और प्यार दोनों थे। उसने मिष्टी के कंधों को पकड़ते हुए कहा, हर पल कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। कब तक यूं ही दूसरों के पीछे छुपती रहोगी? तुम्हें खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। कब तक यूं ही अपने पास्ट से भागती रहोगी? और हम पहले से जानते थे कि जल्दी या बाद में तुम्हें इस दिन का सामना करना ही पड़ेगा, तो फिर क्यों डरना? इस बार तुम्हें अपने आत्मसम्मान और ईशा के लिए लड़ना होगा। मिष्टी, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ऋषिका का चेहरा मिष्टी के सामने था। उसकी आवाज में हर शब्द गूंज रहा था, लेकिन मिष्टी का कोई जवाब नहीं आया। ऋषिका को महसूस हुआ कि मिष्टी का शरीर उसके कंधे पर ढीला पड़ रहा है। उसने घबराकर देखा, मिष्टी बेहोश हो चुकी थी। मिष्टी को इस तरह बेहोश होते देख ऋषिका ने घबराते हुए जल्दी से किसी को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ देर बाद ऋषिका मिष्टी के कमरे के बाहर चक्कर लगा रही थी। अंदर डॉक्टर मिष्टी का चेकअप कर रहे थे। सामने विराज और वानिका खड़े होकर आपस में कुछ बात कर रहे थे। ईशा को सरला आंटी के घर भेज दिया गया था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और सबकी नजरें अंदर से निकल रही 5 लेडी डॉक्टर्स पर टिक गईं। हेड डॉक्टर ने विराज और वानिका से कुछ कहा और फिर बिना देर किए फ्लैट से बाहर चली गईं। विराज ने ऋषिका के चिंता भरे चेहरे को देखा और आराम से कहा, डोंट वरी, कभी कभी पैनिक अटैक के कारण ऐसा हो जाता है। अब वो ठीक है, हमने उसे इंजेक्शन दिया है, 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। ऋषिका ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता साफ दिख रही थी। विराज ने उसे पलके झपकाते हुए एश्योर किया और वानिका के साथ कुछ डिस्कस करते हुए फ्लैट के बाहर आ गया। 5 डॉक्टर अभियांश के सामने खड़ी थी और उनके चेहरे पर तनाव और घबराहट साफ दिख रही थी। वानिका और विराज भी वहां आ चुके थे। अभियांश का ऑरा इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था। उसकी सुर्ख आंखें और तेजी से चलती सांसों से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। हेड लेडी डॉक्टर सुष्मिता ने आगे बढ़कर कहना शुरू किया। उसके माथे पर पसीना था, जिसे उसने जल्दी से पोंछा और बोली, मिस मिष्टी को ये पैनिक अटैक कोई नॉर्मल टेंशन की वजह से नहीं आया है। अभी तक रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, लेकिन जितना अब तक समझ आया है, उसे देखकर लगता है कि यह ट्रॉमा बहुत पुराना है।
ऐसा लगता है कि बचपन में किसी चीज ने उन्हें बहुत इफेक्ट किया है, कोई घटना या कोई किस्सा जिसने उनके मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर डाला है। उस घटना का ख्याल आते ही वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठती हैं और अपने सेंस खो देती हैं। लेकिन डॉक्टर के इस तरह रुकने पर अभियांश ने गुस्से में उसे घूरा। उसकी आंखों में जलन थी और चेहरा गंभीर था। वानिका ने बेचैनी से ऊंची आवाज में कहा, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, हमें उनकी पीठ पर एक बहुत गहरा निशान मिला है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी तपती हुई चीज को वहां रखा गया हो या लोहे की चीज से जोर से मामरा गया हो, और ये एक बार नहीं बहुत बार हुआ हो। इसी तरह के निशान उनकी बाजू और हाथों पर भी हैं, जैसे किसी लोहे की रोड से। डॉक्टर आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही अभियांश ने जोर से चीखते हुए कहा, स्टॉप इट। कमरे का माहौल एकदम सर्द हो गया। डॉक्टरों का शरीर कांपने लगा और वे पीछे हट गईं। अभियांश का चेहरा किसी अंधेरी रात से भी ज्यादा डार्क हो चुका था। वहां खड़े वानिका और विराज ने भी डर के मारे 2 कदम पीछे खींच लिए। अभियांश इस वक्त किसी मौत के देवता से कम नहीं लग रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी बीवी के साथ इतना कुछ हुआ होगा। उसने खुद ने मिष्टी को इतनी तकलीफें और दर्द दिए थे, लेकिन कभी उसे फिजिकली हार्म नहीं किया था। पता नहीं कितना कुछ सहा होगा उस छोटी सी जान ने। अभियांश की आंखों में गुस्से की ज्वाला जल रही थी। उसने विराज की तरफ घूरते हुए गुर्राते स्वर में कहा, मुझे अभी इसी वक्त राजवीर सिंघानिया यहाँ चाहिए। थोड़ी देर बाद अभियांश और राजवीर आमने सामने बैठे थे। राजवीर को मिष्टी की हालत के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसे अपनी बहन की चिंता हो रही थी और वो उससे मिलना कहता था। उसे गले लगाकर हर दर्द से दूर रखना चाहता था, लेकिन अभियांश ने उसे टस से मस नहीं होने दिया। मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर सिंघानिया। एक बार फिर वही बात सुनकर अभियांश के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में टेबल पर रखी ग्लास फर्श पर फेंक दी। राजवीर बिना पलके झपकाए उसे देखने लगा। वो जानता था कि इस वक्त अभियांश पर क्या बीत रही होगी, लेकिन वो खुद भी उसी नाव में सवार था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू किया, मैं कभी ज्यादा घर रहा ही नहीं। बचपन में बोर्डिंग स्कूल और फिर आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन। ऐसे में घर पर क्या होता था क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मिष्टी हमारे पेरेंट्स की अनवांटेड चाइल्ड थी। मेरे और समायरा के बाद डैड और मॉम कोई और बच्चा नहीं चाहते थे, लेकिन मिष्टी का जन्म हो गया, एक ऐसे बच्चे के रूप में पैदा होने के बाद जिसे इस दुनिया में कोई लाना नहीं चाहता था। इसलिए उसे वो नहीं मिल पाया जो समायरा और मुझे मिला था। फिर भी वो जिंदगी को गले लगाकर जीना जानती थी। राजवीर की आवाज भर्रा उठी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन अभियांश ने बिना पलक झपकाए उसे सुने जा रहा था। राजवीर ने आगे कहा, बचपन में गलती चाहे किसकी भी क्यों ना हो, सजा उसे ही मिलती थी। कभी एक तो कभी 2 दिन के लिए खाना नहीं दिया जाता था। घर में सैकड़ों नौकर होने के बावजूद भी उस छोटी सी जान से घर के सारे काम करवाए जाते थे। वो रोते बिलखते आंखों में ढेरों उम्मीदें लिए हमारे पास आती थी, लेकिन हम उसका मजाक बनाकर भगा देते। समायरा और मुझे जहां बड़े होने का फर्ज निभाते हुए उसे हर मुश्किल से बचाना चाहिए था, वहां हम उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर बुली किया करते थे। बचपन में ही डर और इनसिक्योरिटी के कारण वो अटक अटक कर बोलने लगी थी, जिस कारण डैड या मॉम ने उसे कभी किसी से अपनी बेटी के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। यहाँ तक मैं और समायरा भी उससे दूर रहते थे। राजवीर को आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन अभियांश ने पलके भी नहीं झपकाए। वो बस एकटक उसे सुने जा रहा था। राजवीर ने आगे कहना जारी रखा, मिष्टी की 12th पूरी होने के बाद मॉम डैड ने उसकी पढ़ाई छुड़वाने का फैसला किया। वो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मॉम डैड उसे एक एसेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। उस वक्त पहली बार मिष्टी हिम्मत कर उनके सामने खड़ी हुई थी। मॉम डैड ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसकी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे देना बंद कर दिया। मिष्टी ने हार नहीं मानी और एक साथ कई सारी पार्ट टाइम जॉब्स कर अपनी फीस भरना शुरू कर दिया। उसकी बातों से दर्द झलक रहा था। अभियांश ने महसूस किया कि उसके भीतर गुस्से के साथ साथ एक गहरी तड़प और अफसोस भी उभर रहा था। राजवीर ने रुंधे गले से आगे कहा, आई थी वो मेरे पास हेल्प मांगने, लेकिन मैंने अपने कमरे का दरवाजा तक नहीं खोला। घंटों बाहर खड़ी रहने के बाद वो हताश होकर चली गई।
बहुत कोशिशें करती थी वो कि मैं और समायरा कभी उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करे, पर हमने तो उसे इंसान तक नहीं माना। एक पल ऐसा आया जब उसने कोशिशें करना ही छोड़ दिया। वो अब हमसे बात करने की कोशिश नहीं करती थी, बल्कि जब भी हम घर होते वो कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। दोस्त तो वैसे भी उसके थे नहीं, और भाई और बहन के बाद उसके पास सिर्फ अकेलापन बच्चा था। मैं अपने बिजनेस के सिलसिले के लंदन में था तब उसका फ़ोन आया। मैं ये देखकर हैरान था क्योंकि पिछले 1 साल से उसने कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। फ़ोन उठाने पर उसने रोते हुए ये बताया कि किसी बिजनेस डील के चलते डैड ने उसकी शादी फिक्स कर दी है। वो बहुत रो रही थी और बार बार मुझसे हेल्प मांग रही। आखिर मैं था तो एक भाई ही, कब तक पत्थर दिल बने रहता। मैंने उसे कह दिया कि शाम की फ्लाइट से इंडिया के लिए निकल जाऊंगा और डैड से बात करूंगा। शाम को मैं निकलने ही वाला था, पर उससे पहले ही उसका फोन आ गया और उसने कहा कि अब वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार है, इसलिए मुझे आने की कोई जरूरत नहीं। मैं कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही उसने फोन काट दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और नहीं पता था कि उसने शादी किससे और कब है। 2 दिन बाद किसी अननोन नंबर से वापस उसका फोन आया। वो रो रही थी बहुत ज्यादा। उसने बस इतना कहा कि मैं जल्दी से आ जाऊं और शादी रोक लूं, उसे शादी नहीं करनी। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से छिपकर बात कर रही हो। मैं उसकी हाँ ना सुनकर फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मैंने उसे डांट कर फोन काट दिया। अब यांश उसे गुस्से में देखने लगा। राजवीर इस वक्त एक टूटा हुआ इंसान लग रहा था। उसे देख साफ पता चल रहा था कि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। अब यांश को ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सुइयां उसके सीने में एक साथ चुभो दी गई हो। मिष्टी की लाइफ तो पहले से ही इतनी खराब थी और उसे और बदतर बनाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब यांश का मन बेचैन हो उठा। उसकी आंखों के सामने मिष्टी की वो मासूम मुस्कान थी जो अब अतीत में धुंधली होती जा रही थी। राजवीर की बातों ने उसके दिल में दर्द की एक गहरी लहर पैदा कर दी थी। उसने सोचा कि मिष्टी ने इतने सालों तक कितना सहा, कितना अकेला महसूस किया होगा। उसकी हर खुशी और हर सपना सिर्फ इसलिए छीन लिया गया क्योंकि वो एक अनवांटेड चाइल्ड थी। राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बातें खत्म की और अभियांश की ओर देखा। मुझे पता है, मैंने अपनी बहन के साथ बहुत बुरा किया। अब मैं हर पल सोचता हूँ कि काश मैंने उसे समझा होता, उसे गले लगाया होता, उसे उसके हिस्से का प्यार दिया होता। राजवीर की आवाज कांप रही थी और उसके चेहरे पर अफसोस की छाया साफ दिखाई दे रही थी। अब यांश उसे कहता भी क्या, उसने खुद ने भी यही किया था। भले ही मिष्टी के साथ उसके रूखेपन की वजह कुछ भी रही हो, पर किसने हक दिया था उसे कि वो मिष्टी को इतने दुख पहुंचाए। अभी तक इस पूरा सच पता भी नहीं चला था। ये तो सिर्फ वो बातें थी जो राजवीर ने अपनी आंखों से देखी थी। पता नहीं उस बड़े से सिंघानिया मेंशन की दीवारों के पीछे क्या क्या हुआ होगा। दूसरी तरफ विराज मिष्टी की कुछ दवाएं लेकर अंदर आया। ऋषिका किचन में ईशा के लिए कुछ बना रही थी। उसे वहां देख वो उसकी तरफ चला गया। ऋषिका अपने ही ख्यालों में गुम थी, इसलिए उसे पता नहीं चला कब विराज उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। तभी स्लैब पर रखा ऋषिका का फोन बजा। विराज की नजरें उस तरफ चली गई। कॉलर आईडी पर शो हो रहे नाम को देख उसने अपनी मुठिया कस ली। ऋषिका की नज़र जैसे ही फोन पर गई और वो उसे उठाने ही वाली थी, तभी विराज ने तेजी से फोन छीन लिया और कॉल को काट दिया। ऋषिका एकदम चौंक गई। उसे विराज के अचानक वहां आ जाने का अंदाजा नहीं था, लेकिन खुद को जल्दी से संभालते हुए उसने शांत स्वर में कहा, सर, आप यहाँ? विराज का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने ऋषिका की बात को अनसुना करते हुए तीखे लहजे में पूछा, वाई आर यू टॉकिंग टू हिम? ऋषिका को उसके अचानक गुस्से के कारण समझ नहीं आया। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने सीरियस होते हुए, वो मेरी मर्जी है सर, आप इस तरह मेरा फोन नहीं छीन सकते, एंड इट्स माय पर्सनल लाइफ। विराज उसे भौं से कोड़कर देखने लगा। हम पर्सनल लाइफ? ये कहते हुए वो ऋषिका के एकदम नजदीक आ गया। उसकी परफ्यूम की खुशबू ऋषिका की सांसों में घुल रही थी। ऋषिका अब विराज और काउंटर के बीच फंस चुकी थी। अपने हाथ विराज के सीने पर रखते हुए उसने दूरी बनानी चाही, लेकिन विराज ने उसे कमर से पकड़ अपने शरीर से चिपका लिया। ऋषिका की सांसें जैसे थम सी गईं। विराज की हरकतें उसकी समझ से बाहर थीं, और इस वक्त उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो ऋषिका की बात से खुश नहीं था।
विराज ने ऋषिका के कानों के पास अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, चाहे ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ हो, लेकिन याद रखना, अगर अगली बार मैंने तुम्हें उस आदमी से बात करते हुए देखा तो ऋषिका ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में पूछा। उसकी आवाज में डर और उलझन दोनों थे। तो तुम्हारी ये पर्सनल लाइफ मेरी हो जाएगी। मदहोशी में इतना कहकर विराज ने उसे छोड़ दिया और ऋषिका का फोन अपनी पॉकेट में डालते हुए वहां से चला गया। ऋषिका अपनी पलकों को झपकाते हुए विराज की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के लिए उसकी नज़दीकी को याद कर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन जैसे ही उसके आंखों के सामने से कुछ गुजरा, उसकी स्माइल गायब हो गई और उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। मैं क्या सोच रही थी? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। उसे अपनी ही सोच पर गुस्सा आ रहा था। जिस तरह विराज ने उसे ऑर्डर दिया था, ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उसकी नज़रों में सख्ती आ गई और उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे अपनी लिमिट्स खुद ही क्लियर करनी होंगी, चाहे विराज कितना भी पावरफुल क्यों न हो। उसने गहरी सांस ली और विराज से बाद में अपना फ़ोन लेने का सोच वापस काम में लग गई। 2 दिन बाद मिष्टी आज कैफ़े जाने के लिए तैयार हुई थी। इन बीते 2 दिनों में ऋषिका का उसे संभालना बहुत मुश्किल रहा था। मिष्टी लगातार अभियांश से डरकर घर में ही छिपी रहना चाहती थी, लेकिन ऋषिका ने उसे समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने कहा था, कब तक सिर्फ तुम्हारे एक्स हस्बैंड के डर से तुम ऐसे घर में छिपी रहोगी और ईशा की लाइफ को भी मुश्किल बनाती रहोगी? जितना तुम डरोगी वो तुम्हें और डराएंगे। तब कहीं जाकर मिष्टी ने हिम्मत की और बाहर जाने का फैसला किया। इन 2 दिनों में उसे अभियांश कहीं नहीं दिखा था और ऊपर से मिष्टी जानती थी कि अभियांश को उसकी और ईशा की परवाह नहीं होगी। लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था कि अभियांश जैसा अमीर आदमी यहाँ आकर क्यों रह रहा है। खैर, उसने सारे ख्यालों को झटक दिया। आज उसे अपनी और ईशा की जिंदगी को फिर से नॉर्मल पटरी पर लाना था। उसने ईशा का हाथ पकड़ा और फ्लैट से बाहर आ गई। अब वो हमेशा ईशा को अपने पास ही रखती थी और एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। दरवाजा खोलकर उसने सामने के फ्लैट की तरफ देखा, जो बंद था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन ईशा की उम्मीद भरी नजरें अभी भी उस फ्लैट की ओर थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मिष्टी ने ईशा को ऐसे देखता पाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और लिफ्ट की ओर चल पड़ी। उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि वो ईशा को किसी भी मुश्किल से दूर रखेगी, चाहे जो भी हो। जैसे ही मिष्टी और ईशा ने कैफे में कदम रखा, अचानक उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। ईशा खुश होकर फूलों की पंखुड़ियों को अपने ऊपर महसूस करने लगी और उछलने लगी। मिष्टी ने हैरान होकर नजर घुमाई तो देखा कि पूरे कैफे में आई एम सॉरी के बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए थे। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने पूरे कैफे को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर सामने गई, जहां राजवीर सिंघानिया अपने घुटनों के बल कान पकड़कर बैठा था। मिष्टी ने जल्दी से आसपास देखा, पूरा कैफे खाली था। उसे समझ में आ गया कि सुबह जिसने 2 घंटे के लिए पूरा कैफे बुक किया था, वो राजवीर ही था। वो उनका कस्टमर था, इसलिए मिष्टी सीधे तौर पर उससे कुछ नहीं कह सकती थी। उसने राजवीर को नजरअंदाज करते हुए काउंटर की ओर रुख कर लिया। राजवीर की आंखों में निराशा छा गई, लेकिन उसे पता था कि माफी मांगना इतना आसान नहीं होगा। अगले ही पल उसे अपने गालों पर नन्हे नन्हे हाथ महसूस हुए। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, उसे ऐसा लगा मानो नन्ही मिष्टी उसके सामने खड़ी हो। उसकी आंखें नम हो गईं। ईशा उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि ये आदमी कौन है और क्यों इस तरह माफी मांग रहा है। राजवीर ने उसे प्यार से छूने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मिष्टी ने तेजी से आकर ईशा को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने राजवीर को एक तीखी नज़र से देखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। राजवीर बस वहीं घुटनों के बल बैठा रह गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू और दिल में एक गहरी कसक थी। उसने जान लिया था कि मिष्टी को मनाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने भी हार मानने का इरादा नहीं किया था। दूसरी तरफ अभियांश एक अंधेरी जगह पर किसी राजा की तरह सामने सोफे पर बैठा हुआ था। सैकड़ों बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर रखा था। बाहर से आ रही हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिख रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो कई रातों से नहीं सोया है।
उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर एक कठोरता थी। उसके सामने राजनेंद्र सिंघानिया, मिष्टी के पिता, अधमरी हालत में पड़ा था। कोने में मोनिका सिंघानिया, मिष्टी की मां, भी डरी सहमी बैठी थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था, जैसे उस पर कई थप्पड़ मारे गए हों। दोनों की हालत गली के कुत्तों से भी बदतर थी। रघुवीर सिंघानिया ने अपने मुंह से खून थूकते हुए एक शैतानी हंसी के साथ कहा, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारी वाइफ, उफ, एक्स वाइफ की सच्चाई क्या है। जो करना है कर लो। हा 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 हा। उसकी हंसी अंधेरे में गूंज रही थी, जैसे किसी पागल की आवाज। अभियांश ने बिना एक शब्द कहे अपनी आंखों में नफरत और गुस्से के साथ एक इशारा किया। उसके इशारे पर ही एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया और अभियांश वहां से बाहर निकल गया। वो जानता था कि आज उसकी बात न सुनने का मतलब क्या होगा। जैसे ही अभियांश कमरे से बाहर निकला, थोड़ी ही देर बाद उस कमरे से दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। अभियांश ने बिना पीछे मुड़े, बिना किसी रुकावट के अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक ठंडापन था। उसके दिमाग में एक सवाल बार बार कौंध रहा था, वो दूसरों को तो सजा दे सकता था, पर को उसने मिष्टी के साथ किया उसका हिसाब कैसे करे। मिष्टी कैफे में बैठी ईशा को उसके दोपहर का खाना खिला रही थी। सुबह के हुए तमाशे के बाद राजवीर 2 घंटे और रुकने के बाद वहां से चला गया। तभी उसकी नज़र टीवी पर चली गई। टीवी पर चल रही न्यूज देख उसके हाथ से चम्मच छूट गया। एक नज़र टीवी की तरफ डाली, जहां न्यूज चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द मोस्ट हैंडसम बैचलर अभियांश ओबरॉय इज गेटिंग एंगेज्ड। मिष्टी की उंगलियां अचानक से रुक गईं। उसकी सांसें थम सी गईं और वो टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाकर देखने लगी। एंकर की आवाज कानों में गूंज रही थी, बिजनेस टाइकून अभियांश ओबरॉय, जो अपने शार्प लुक्स और सक्सेसफुल करियर के लिए जाने जाते हैं, जल्द ही अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हालांकि उनकी मंगेतर का नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये एक हाई प्रोफाइल इवेंट होने वाला है। मिष्टी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झट से ईशा को अपने पास खींच लिया, जैसे उसे किसी खतरे से बचाना चाह रही हो। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे जब अभियांश उसकी जिंदगी का हिस्सा था। वो मानना नहीं चाहती थी, लेकिन इस खबर से उसे बहुत दुख पहुंचा था। कहीं न कहीं दिल के एक कोने में अभी भी एक आस थी कि शायद ये खबर झूठी हो। ऋषिका मिष्टी को एकटक टीवी की तरफ देखते हुए देख चिंतित हो गई। उसे डर था कि इस खबर का मिष्टी पर बुरा असर न पड़े। वो कुछ बोलने वाली ही थी कि मिष्टी, बिना टीवी से नजर हटाए, उससे पूछ बैठी, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये फिर से कोई डील होगी? ऋषिका मिष्टी के इस तरह सवाल पूछने से हैरान रह गई, लेकिन तुरंत ही जवाब दिया, लगता तो यही है। मिष्टी ने तुरंत ही दूसरा सवाल दाग दिया, और अगर ये बिजनेस डील टूट जाए, तो क्या तुम्हें लगता है मिस्टर ओबरॉय को कोई नुकसान होगा? ऋषिका मिष्टी के चेहरे की ओर देखने लगी। उस पर अजीब तरह के भाव थे और उसने मिष्टी को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। ऋषिका ने थोड़ा असमंजस में सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया और पूछा, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मिष्टी ने ईशा को बाहर खेलने भेजा और फिर ऋषिका की ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ कि जब ईशा बड़ी हो और मुझसे मेरे साथ हुई इस नाइंसाफी के बारे में पूछे, तो उसे ऐसा न लगे कि उसकी मम्मा ने खुद के लिए कुछ किया नहीं या किसी को सबक नहीं सिखाया। मिष्टी की बात सुनकर ऋषिका हैरान रह गई। पहली बार उसने मिष्टी के मुंह से ऐसी बातें सुनी थीं। उसकी आंखों में बदले की एक आग जल रही थी। फिर भी ऋषिका टेंशन में कहते हुए बोली, मिस्टर ओबरॉय से सीधे तौर पर उलझना ठीक नहीं होगा। भले ही कुछ भी हो, लेकिन हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि वो बहुत पावरफुल हैं। मिष्टी ने गहरी सांस ली और कहने लगी, उसकी चिंता तुम मत करो। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, तो मैं अपने बड़े भाई से मुश्किल से निकलने के बदले उन्हें माफ करने की डील रख दूंगी। ऋषिका मुंह फाड़े उसे देखने लगी। वो इस मिष्टी से बिल्कुल अनजान थी। मिष्टी ने उसे इतने शौक में खड़े देखकर कहा, अरे, कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ। बस जिंदगी में पहली बार खुद के बारे में सोच रही हूँ। आखिर मेरी पूरी जिंदगी एक डील ही तो थी, अब एक और डील करने में क्या हर्ज है? ये कहते हुए उसने कंधे उचका दिए।
कुछ सोचते हुए ऋषिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन सोचा, दैट्स माई गर्ल। मिष्टी शाम को ईशा का हाथ पकड़े लिफ्ट से बाहर निकल रही थी, तभी उसका ध्यान सामने वाले फ्लैट पर गया। वहां एक लड़की खड़ी थी जो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। वो बार बार किसी को फोन लगा रही थी और दरवाजे की घंटी बजा रही थी। शायद उसका ध्यान अभी तक दरवाजे पर लगे लॉक पर नहीं गया था। मिष्टी को वो लड़की जानी पहचानी लगी। उसे याद आया कि यह वही लड़की थी जिससे उसकी दादी सास हमेशा अभियांश की शादी करवाने का कहती थी, ऋचा कपूर। उसने कई बार फैमिली एल्बम में उसके फोटो देखे थे। मिष्टी के हिसाब से वो लड़की जरूर वही थी जिससे अभियांश की एंगेजमेंट होने वाली थी। कुछ सोचते हुए मिष्टी के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वो नीचे झुकी और ईशा के कान में कुछ कहा। ईशा ने चमकती आंखों से उसे थम्स अप दिखा दिया। मिष्टी ने अपने कंधे पर लटका हुआ दुपट्टा सिर पर ओढ़ लिया और ईशा का हाथ पकड़कर उस लड़की की ओर चल पड़ी। ऋचा ने अचानक सामने घूंघट ओढ़े एक अनजान औरत और एक छोटी बच्ची को देखा तो वो कंफ्यूज हो गई। मिष्टी ने अलग अंदाज में कहा, यहाँ का करत हो बबुआ। ऋचा अपने गॉगल्स निकाल मिष्टी को अजीब नज़रों से देखने लगी। मिष्टी ने उसे कोई जवाब न देता पाकर उसकी पीठ पर जोर से मुक्का धर दिया। नन्ही ईशा खिलखिलाकर हंस दी। ऋचा उसके इस अचानक किए गए हमले को देख गुस्से में घूरने लगी। वो अंगुली दिखाते हुए कुछ कहने लगी, उससे पहले ही मिष्टी ने उसके अंगुली पकड़ झटक दी। और फिर अपने उसी अंदाज, अरे जऊन पूछा है उसका जवाब दो, ईयू का लगा रखा है। ऋचा उसके बार बार इस तरह सवाल पूछे जाने से गुस्सा हो रही थी। उसने कहा, आई एम वेटिंग फॉर मिस्टर ओबरॉय। मिष्टी ने उसकी बात सुन अपने मुंह पर हाथ रख लिया और शौक होने की एक्टिंग करते हुए कहने लगी, काहे? तोहका काहे मिलना है ईशू के पापा से? मिष्टी की बात सुन वो लड़की हैरान रह गई। उसने आंखें बड़ी कर पूछा, व्हाट? ईशू के पापा? कौन? मिष्टी शर्माने की एक्टिंग करते हुए पल्लू मुंह में दबा लिया। अरे ये हमार मर्द अभियांश वा। ईशू के पापा काहे मिलना है? मिस्टर ओबरॉय शादीशुदा है। उस लड़की को जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा था। उसके चेहरे का रंग उड़ता देख मिष्टी को बहुत हंसी आ रही थी। मिष्टी ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, और नहीं तो का, पूरे 4 साल हुए जा रहे हैं हमारी शादी को। अरे 2 साल की बच्ची भी है हमारी। आई कांट बिलीव, हाउ इज दिस पॉसिबल? मिष्टी ने ईशा को अपनी गोद में उठा लिया और उसका चेहरा उस लड़की की तरफ करते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे विश्वास नहीं हो रहा? ई चुटकन का देखो, इसकी आंखें इसके बाप जैसी हैं कि नहीं? अरे तू भी कछु बोल बच्चा। मिष्टी ने ईशा की तरफ देख पलके झपका दी, जिस पर ईशा बोली, हम माल मलद हैं अभियंशवा। उसके ऐसे बोलने पर मिष्टी की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख लिया और अपने सामने शौक में खड़ी लड़की को दांत दिखाते हुए कहने लगी, ये देखो इसे का कह रही है, बाप का संग रह रह के पूरी बेशरम हुई गई है। अब बताओ भला अपने बाप कौनो नाम सब बुलावत है का? ऋचा तो कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी। ईशा की आंखें हुबहू अभियांश से मिलती थी और मिष्टी का इतना कॉन्फिडेंस देख ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी भी एंगल से झूठ बोल रही है। ऋचा तो कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी। ईशा की आंखें हुबहू अभियांश से मिलती थी और मिष्टी का इतना कॉन्फिडेंस देख ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी भी एंगल से झूठ बोल रही है। लेकिन फिर भी उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा हो नहीं सकता। जिस इंसान के छींकने से ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, उसकी शादी भी हो जाए और किसी को पता भी न चले। इट्स अनबिलीवेबल। मिष्टी ने उसे इंटरेस्ट के साथ देखा और थोड़ा शर्माते हुए कहा, अरे वो तो ऐसे काहे कि हम नाय चाहत रहें। अब तुम ही बताओ, अगर हम शादी वादी नाय किए होत और वो हमसे प्यार व्यार नाय करत तो काहे अपना शीशमहल छोड़ के यहाँ रहे आवत? मिष्टी की बात में पॉइंट तो था जिसे ऋचा को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो कहाँ इतनी जल्दी हार मानती। उसने अपना अगला सवाल दाग दिया, अगर ऐसी बात है तो फिर वो अब एंगेजमेंट क्यों करने जा रहे हैं? मिष्टी कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसे समझ नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दे, लेकिन फिर वो जोर से हंसते हुए बोल पड़ी, वो तो हमार धंधा खातिर ऐसन करी रहे हैं। धंधा? व्हाट धंधा? ऋचा ने मुंह बनाते हुए पूछा।
अरे अंग्रेज की औलाद, धंधा मने बिजनेस, हमार बिजनेस हो शादी वादी करावे का, हम लोगन की शादी करावत हैं, मिष्टी ने इतराते हुए कहा। क्या बकवास कर रही हो भला, इससे मिस्टर ओबरॉय का क्या लेना देना? रिचा ने गुस्से में पूछा। मिष्टी गहरी सांस लेते हुए कहने लगी, हम समझाए देत हैं, तुम फिक्र काहे करत हो। बात यह है कि हमार धंधा कुछ दिन से ठप पड़ा है, सीजन भी नाए चल रहा है, तो हम परेशान रहने लगे। ऐसे में वो कहीं की शादी का नाटक करे हैं और मीडिया में बते हैं कि उनकर शादी हम करवाए। अब वो ठहरे इतने बड़े आदमी, तो ऐसे में हमार तो खूब नाम हुई जाए, बस एक खातिर। रिचा को उसकी बोली के कारण पूरी बात तो समझ नहीं आई थी, पर वो इतना जरूर समझ गई थी कि अभियांश के लिए ये सब शहद पब्लिसिटी स्टंट है। उसके चेहरा गुस्से में लाल हो गया। जब मिष्टी को लगा कि तीर एकदम सही निशाने पर लगा है, उसने अपनी आखिरी बात कही, इसी खातिर यहाँ आवे की कौनो जरूरत नहीं है, हमार पति अब कौनो पराए मर्द नहीं रहेन। और ईशा के गोद में लेकर वापस लिफ्ट की तरफ चली गई। ईशा पीछे मुंह करके उस औरत को ही देख रही थी। उसने जोर से कहा, हम माल मर्द। मिष्टी में उसके सिर पर टपली मारकर उसे चुप करवा दिया। नीचे मिष्टी पिलर के पीछे छुपी हुई थी। जब उसने देखा कि रिचा गुस्से में तमतमाते हुए वहां से चली गई है, तब वो अपने सिर से घूंघट हटा ईशा को लेकर वापस ऊपर की तरफ चली गई। ओबरॉय कंपनी में आज सुबह से ही माहौल बहुत टेंशन वाला था। इतनी खामोशी थी कि पिन गिरने की भी आवाज साफ सुनाई दे जाती। सब लोग डरे सहमे अपने काम में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी आफत आ गई हो। और इस टेंशन का कारण था अभियांश का गुस्सा। वो सुबह से 20 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है। सबको लग रहा था कि उसके एंगेजमेंट की वजह से पार्टी या बोनस मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। अभियांश अपने केबिन में बैठा था और सामने खड़ी पीआर टीम की क्लास ले रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से की आग थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी एंगेजमेंट की बात मीडिया तक कैसे पहुंची, जबकि उसे खुद इस बारे में कोई खबर नहीं थी। पीआर टीम ने जितनी कोशिश कर सकती थी की थी, लेकिन बात अब तक फैल चुकी थी। अभियांश ने गुस्से में कहा, सुबह तक इस मीडिया हाउस का नाम ओ निशान मिट जाना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर पीआर टीम के लोग पसीना पोंछते हुए जान बचाकर भागे। अभियांश ने अपनी आंखें बंद की और उंगलियों से सिर रगड़ने लगा। उसके मन में बस यही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये झूठी अफवाह फैलाई किसने है। केबिन का दरवाजा अचानक झटके से खुला और विराज चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए धड़धड़ाते हुए अंदर आया। अभियांश गुस्से में उसे कुछ कहता, उससे पहले ही विराज ने उसके सामने लैपटॉप रख दिया। अभियांश कुछ बोल पाता उससे पहले ही लैपटॉप से मिष्टी की आवाज सुनकर उसका ध्यान सीधा स्क्रीन पर चला गया। उसमें मिष्टी और नताशा के बीच हुई पूरी बातचीत की फुटेज चल रही थी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे अभियांश के चेहरे पर मुस्कान फैलती जा रही थी। फुटेज में जैसे ही मिष्टी ने मजाकिया अंदाज में कहा, हमाल मलदवा है अभियांशवा, अभियांश ठहाके मारकर हंस पड़ा। वो हंसी थाम ही नहीं पा रहा था। शायद पहली बार होगा जब इतने सालों बाद वो खुलकर हंसा होगा। वहीं विराज, जो इसे दूसरी बार देख रहा था, फिर से जोर जोर से हंसने लगा और हंसी में लोटपोट होकर जमीन पर गिर पड़ा। विराज ने हंसते हंसते खुद को शांत करते हुए कहा, भाई जो भी हो, पर भाभी ने ये तो माना कि आप उनके पति हैं। अब लगता है सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। अभियांश ने गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए कहा, सब इतना जल्दी ठीक नहीं होगा विराज। मैं मिष्टी को अच्छी तरह जानता हूँ। वो जो भी कर रही है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिससे मुझे नुकसान पहुँचे, लेकिन अगर इससे उसे खुशी मिलती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। जितनी तकलीफें मैंने उसे दी है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। फिर उसने विराज को ऑर्डर देते हुए कहा, पता लगाओ आखिर इस लड़की को कैसे पता चला कि मैं वहाँ रहता हूँ। विराज ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। सावित्री देवी फोन पकड़े अपने कमरे में बैठी थी। दूसरी तरफ से कोई कुछ बोल रहा था, जिसे सुनकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने फोन को गुस्से में दीवार पर पटक दिया। गुस्से में, जैसे कोई शैतान, वे बोली, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया है अभियांश। लगता है आप भूल गए हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं,
हमें याद दिलाना बहुत अच्छे से आता है। उनकी आंखों में आग थी और वो इस वक्त किसी राक्षस की तरह लग रही थी, एक ऐसा राक्षस जो सब कुछ तबाह करने की फिराक में हो। दूसरी तरफ मिष्टी, ऋषिका और ईशा खाना खा रही थी। मिष्टी ने ऋषिका को सब कुछ बता दिया था। तभी डोरबेल बजी। ऋषिका उठने लगी, लेकिन मिष्टी ने जाकर दरवाजा खोल दिया। जो उसने उम्मीद नहीं की थी वो था सामने अभियांश ओबरॉय का खड़ा होना। इस वक्त उसके हाथ में कोट था और वो बिना किसी इमोशन के खड़ा था। मिष्टी का पहला ख्याल यही था कि वो दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दे। डर ने उसे एक बार फिर घेर लिया। दूसरी तरफ शहर के बाहर एक बड़े से इल्लीगल रेसिंग एरिया में चारों तरफ शोर था। मोटरबाइक्स की दहाड़ और लोगों का शोर हर तरफ गूंज रहा था। यहाँ सैकड़ों की तादाद में बड़ी बड़ी बाइक्स मौजूद थीं, जिनका हर एक मॉडल दमदार और तेज था। कुछ लोग बाइक्स की स्पीड का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाकी लोग अपने फेवरेट राइडर्स को चीयर कर रहे थे। हर बाइक की आवाज़ जैसे कोई धुन बजा रही हो, जो दर्शकों के दिलों में धड़कन तेज कर रही थी। इस भीड़ भाड़ के बीच कुछ लोग सिगरेट पीते हुए बातें कर रहे थे, तो कुछ शराब के जाम पर जाम लगा रहे थे। वहीं कुछ अपने फ़ोन में रेसिंग की वीडियो रिकॉर्ड करने में मशगूल थे। ये दुनिया बिल्कुल अलग थी, जो सिर्फ रेसिंग तक सीमित नहीं थी, बल्कि था हो रहे काले काम और दुनिया से छिपकर किए गए हजारों गुनाहों से बचने का रास्ता थी। मिष्टी जड़ बनकर अपनी जगह पर खड़ी थी। उसके हाथ पांव अचानक से ठंडे पड़ गए थे और उसके दिल में वही पुराना ख्याल दौड़ने लगा कि हर बार की तरह वो इस बार भी इस इंसान के रूप में खड़े राक्षस से डरकर भाग जाए। उसने धीरे से मुड़कर ईशा की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए मिष्टी को ही देख रही थी। मिष्टी ने वापस अभियांश की ओर देखा। अभियांश बिना किसी भाव के, बिना कोई हरकत किए, बस अपनी गहरी नीली आंखों से उसे देख रहा था, जैसे अपनी निगाहों से ही उसे अपने अंदर बसा लेना चाहता हो। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, जिससे समझना मुश्किल था कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मिष्टी अभियांश की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। एक पल उसे अपनी रीढ़ की हड्डी ठंडी होती हुई महसूस हुई, लेकिन उसके दिल में जो डर और दहशत थी, उसने उसे अपने चेहरे पर झलकने नहीं दिया। उसके चेहरे पर अब एक अडिग भाव था, जैसे कह रही हो कि वो अब उससे भागेगी नहीं। ये सामना करने का वक्त था और मिष्टी ने तय कर लिया था कि वो डरेगी नहीं। मिष्टी ने अपने हाथों से दरवाजे के हैंडल को इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि उसकी उंगलियों का रंग सफ़ेद पड़ गया। अभियांश ने उसे देखा। उसकी आंखों में अपने लिए नफरत और रूखापन देखकर अभियांश का दिल पसीज गया, जैसे उसे एहसास हो कि उसने मिष्टी के साथ जो किया, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। मिष्टी ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाई और उसके मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। आवाज गूंजते ही अभियांश के चेहरे पर एक हल्की झलक दिखी, जैसे वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन लफ्ज जुबां तक नहीं आ पाए। एक पल उसने अपनी खाली आंखों से दरवाजे की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर अपने फ्लैट की ओर चला गया। मिष्टी दरवाजे से टिककर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो जानती थी कि जो रास्ता उसने चुना है वो आसान नहीं होने वाला है। उसमें कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने अपनी जिंदगी में ऐसा फैसला लिया था जिस पर उसे कोई पछतावा नहीं था। लोग फिनिशर लाइन पर नजरें गड़ाए हुए थे। हर महीने होने वाली सबसे बड़ी रेस थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई थी और सब अपने अपने फेवरेट रेसर के जीतने का इंतजार कर रहे थे। तभी उस घनघोर अंधेरे में एक तेज लाइट चमकती हुई दिखाई दी। सब जोर जोर से हूटिंग करने लगे। कुछ ही सेकंड में एक बाइक हवा को चीरती हुई फिनिशर पॉइंट के पास आई और स्टंट करते हुए रुकी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि बाइक के रुकने पर सड़क पर हो रही फ्रिक्शन से चिंगारियां निकलने लगीं। स्पोर्ट्स बाइक का मॉडल देख शोर और भी तेज हो गया। जैसे ही बाइक रुकी, बाइकर ने अपना हेलमेट उतारा। उसके घने काले बालों ने उसके चेहरे को ढक लिया, लेकिन उसने अपनी अंगुलियों से उन्हें पीछे किया। चमकती हुई रोशनी में वानिका का चेहरा साफ दिखने लगा, जिस पर इतनी बड़ी रेस जीतने के बाद भी कोई इमोशंस नहीं थे। उसने बाइक से उतरकर चाबी वहीं खड़े एक लड़के के सामने फेंक दी, फिर बिना प्राइज मनी लिए वहां से अंदर क्लब की ओर चली गई। लेकिन लोग हैरान नहीं थे।
वो इस रेसिंग की दुनिया की बेताज क्वीन थी जिसे हराना बहुत मुश्किल था। वानिका की रेसिंग स्किल्स ने उसे एक खास पहचान दिलाई थी, लेकिन वो ये सब पैसे या मज़े के लिए नहीं करती थी। उसके अंदर कुछ गम थे जिन्हें शायद इस शोर शराबे और तेजी से चलती गाड़ियों के पीछे भुलाना चाहती थी। हर बार जब वो बाइक पर बैठती तो उसे ऐसा लगता जैसे वो अपने दर्द से दूर जा रही है। रेस के दौरान तेज रफ्तार और जोरदार आवाज़ें उसे उस खालीपन से भर देती थीं जो उसके दिल में था। रेसिंग उसके लिए सिर्फ एक गेम नहीं था, यह एक तरह का एस्केप था जहां वो अपनी असली जिंदगी के बोझ से थोड़ी देर के लिए फ्री हो सकती थी। लोग उसे देखकर सराहते थे, उनके लिए वानिका की रेसिंग एक शानदार खेल थी। उन्हें नहीं पता था कि इस अद्भुतता के पीछे कितने दर्द और स्ट्रगल छिपे हैं। जब वो अपनी बाइक पर बैठती तो वो सिर्फ एक रेसर नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग औरत थी जो अपने गमों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही थी। वानिका आधे घंटे से ड्रिंक किए जा रही थी। क्लब में मौजूद लगभग सबकी नज़रें उस पर थी। वो सबका एक ऐसा सपना थी जो कभी भी हकीकत में नहीं बदलने वाली थी। उसकी आंखें नशे के कारण लाल हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। सामने बैठे लड़कों का ग्रुप उसे ही घूर रहा था। उनकी आंखों में नापाक इरादे थे जो उन्हें देहाशी दरिंदे बना रहे थे। जब वानिका ने अपनी ड्रिंक पीते पीते काउंटर पर सिर रख लिया, तब उन लड़कों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया और उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उनमें से एक उसके कंधे पर हाथ लगाने वाला था, तभी अचानक गोली की आवाज के साथ तेज चीख वहां गूंज गई। वहां हो रहा सारा शोर शराबा एकदम से बंद हो गया। उस लड़के के हाथ से तेजी से खून बह रहा था और वो फर्श पर पड़े पड़े दर्द से बिलख रहा था। राजवीर सिंघानिया अपनी लाल हो चुकी आंखों से हाथ में गन लिए उन्हें ही देख रहा था। वो भारी कदमों के साथ उनके पास आया। वानिका ने सिर नीचे रखे ही मुस्कुराते हुए जैसे उसकी महक से ही जान लिया हो कि वो कौन है। इन सबको डैन पहुंचाओ और अच्छे से खातिरदारी करो, राजवीर ने वहां खड़े बॉडीगार्ड्स को जबड़े भींचते हुए गुस्से में ऑर्डर दिया और खुद वानिका को अपने कंधे पर उठा लिया। वानिका ने उसकी पीठ पर मुक्के मारने शुरू कर दिए, लेकिन वो तेज कदमों से क्लब के बाहर निकल गया। पार्किंग में आते ही वानिका ने उसके गर्दन पर दांत गड़ा दिए। राजवीर की पकड़ ढीली हो गई और वानिका झट से नीचे उतर गई। राजवीर ने तुरंत अपने आप को संभाला और इससे पहले कि वानिका भागती, उसने उसे कमर से पकड़कर अपने और कार के बीच दबोच लिया। जस्ट स्टॉप इट, उसने गंभीर आवाज में कहा। वानिका ने उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में मिक्सड इमोशंस थे, गुस्सा, हट, डर। जस्ट लिव मी, इट्स नॉट सेफ हियर, मुझे इस वक्त कोई बहस नहीं चाहिए, चुपचाप गाड़ी में बैठो, राजवीर ने कहा। उसकी आवाज में गहराई थी। उसने उसे और करीब खींचा, जिससे वानिका को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे सो कॉल्ड प्रोटेक्शन की जरूरत है, वानिका ने दहाड़ते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर की झलक थी। बिल्कुल, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे तुम्हारी परवाह है, चाहे तुम इसे समझो या नहीं, राजवीर ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक सख्त लेकिन चिंतित भाव था। वानिका राजवीर की बात सुनकर तेज तेज हंसने लगी। उसकी हंसी में एक तीखापन था जो पूरे माहौल को बदल रहा था। हंसते हंसते उसने बीच में अपनी हंसी को रोकते हुए बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहा, परवाह? ओह माय गॉड, मिस्टर सिंघानिया, मुझे लगता है पी मैंने है पर चढ़ आपको रही है। राजवीर के दिल में एक दर्द की टीस उठी। उसने खुद को कुछ कहने से रोकने के लिए अपने जबड़े भींच लिए। वानिका ने उसका कॉलर पकड़कर अपने करीब खींचा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहने लगी, अगर आपको मेरी परवाह होती ना मिस्टर सिंघानिया, तो आप कभी मेरा दिल यूं ही हजारों टुकड़ों में न तोड़ते। मुझे उस वक्त तुझे अकेला छोड़कर न जाते जिस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या ही ज्यादा मांगा था मैंने, बस अपने प्यार के बदले थोड़ा भरोसा और प्यार। लेकिन आपने क्या किया, एक पल भी नहीं लगाया उस भरोसे को तोड़ने में जिसकी नींव पर हमारा रिश्ता टिका था। छोड़ गए मुझे अपने टूटे दिल के टुकड़े अकेले समेटने के लिए, जहां मैं बस अपनी बेगुनाही का सबूत देती रह गई। उस वक्त कहाँ थी आपकी ये सो कॉल्ड परवाह जब मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। लोग मुझ पर और मेरे कैरेक्टर पर हजारों सवाल उठा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। वानिका की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने एक भी आंसू बहने नहीं दिया।
सामने खड़ा राजवीर किसी गुनहगार की तरह सिर झुकाए खड़ा था। वानिका का एक एक शब्द जैसे किसी खंजर की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने वानिका के साथ क्या किया है और उसकी हर बात उसे अंदर से तोड़ रही थी। आई आई एम सॉरी, राजवीर ने धीरे से कहा, लेकिन वानिका ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। माफ करने की बात आप नहीं करें तो बेहतर है, उसने फिर से कहा। आपने मुझे इस आदर तोड़कर छोड़ दिया था कि महज ये अल्फाज उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे वानिका का दर्द उसके दिल में गहराई तक उतर रहा है। उसने हमेशा उसके साथ रहकर उसे प्यार किया था, लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका था। वानिका की जिंदगी में फिर से आने का उसका इरादा अब उस गहरे अंधेरे में खो गया था, जहां वो उसे अकेला छोड़ चुका था। वानिका ने उसके हाथ झटक दिए और तेज कदमों से कार की तरफ बढ़ी। वो जानती थी कि अगर इस बारे में उसके भाई को पता चल गया तो शायद बात बिगड़ सकती है। उसने कार का दरवाज़ा खोला और बिना कुछ कहे अंदर बैठ गई। राजवीर ने गहरी सांस ली, अपने आप को संभाला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वानिका बगल वाली सीट पर आंखें बंद किए बैठी रही। उसकी खामोशी में जितना गुस्सा था उतना ही दर्द भी। राजवीर ने एक नज़र उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ कहने की चाहत थी, पर उसने खुद को रोक लिया। उसने कार स्टार्ट की और बिना कुछ बोले सड़क पर निकल पड़ा। कार में गहरा सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की आवाज ही दोनों के बीच की दूरी को भरने की कोशिश कर रही थी। राजवीर की नजरें सामने सड़क पर थीं, लेकिन उसका दिल और दिमाग वानिका के पास ही था। वो जानता था कि उसने वानिका के साथ कितना गलत किया है और इस खामोशी में उसके सवालों के जवाब ढूंढना शायद मुमकिन नहीं था। वानिका की बंद आंखों से कभी कभी आंसू छलकने की कोशिश करते, मगर उसने अपनी पलकों को और भी मजबूत कर लिया था। उसे किसी भी हाल में अब कमजोर नहीं दिखना था, खासकर राजवीर के सामने। उसने अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं, जैसे वो अपने अंदर के सारे दर्द और गुस्से को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। राजवीर ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा, पर वानिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो जानता था कि उसकी कोई भी बात अब शायद वानिका के दिल को सुकून नहीं दे सकती थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद वक्त के साथ वानिका उसे माफ कर दे, या कम से कम उसकी बात सुनने का एक मौका दे। सड़क की रोशनी कार की खिड़कियों से गुजर रही थी, और हर गुजरती लाइट के साथ राजवीर को लग रहा था जैसे वानिका उसके साथ से दूर होती जा रही है। लेकिन इस बार वो उसे जाने नहीं देना चाहता था। उसने अपनी गलती को सुधारने की कसम खाई थी, लेकिन वानिका का टूटा हुआ भरोसा और उसका गुस्सा इस सफर को और मुश्किल बना रहा था। सुबह के वक्त सूरज की किरणें कमरे में दस्तक दे रही थी, और मिष्टी अपनी आंखों पर हाथ रखे बेड पर किसी को तलाशने की कोशिश कर रही थी। जब काफी देर तक उसके हाथ निराशा ही लगे, तो वो झटके से उठकर बैठ गई और अपनी चारों ओर नजरें घुमाने लगी। ईशा कहीं नहीं थी। ईशा इतनी सुबह कभी नहीं उठती थी, और अगर उठती भी तो मिष्टी को बताए बिना कहीं नहीं जाती। एक अनजाने से डर ने उसे घेर लिया। सैकड़ों बुरे ख्याल एक साथ उसके मन में आने लगे। वो जल्दी से बेड से उठी और रूम के बाहर निकल गई। उसे लगा हो सकता है कि ईशा ऋषिका के रूम में गई हो। उसने ऋषिका के रूम का दरवाज़ा 2 बार खटखटाया। नींद में डूबी ऋषिका ने दरवाज़ा खोला, लेकिन मिष्टी उससे कुछ कहे बिना ही रूम में घुस गई और इधर उधर चेक करने लगी। ऋषिका उलझन में थी और पूछ रही थी, क्या हुआ? मिष्टी ने बाथरूम चेक करते हुए परेशान स्वर में कहा, ईशा कहीं मिल नहीं रही है। ये सुनकर ऋषिका उसे समझाने लगी कि ईशा कहीं आसपास ही होगी, लेकिन मिष्टी की टेंशन कम नहीं हो रही थी। ये देखकर दोनों ने मिलकर उसे ढूंढना शुरू किया। 10 मिनट में पूरा घर छान मारा, लेकिन ईशा का कोई अता पता नहीं मिला। मिष्टी के माथे पर पसीना छलक आया था और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऋषिका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मिष्टी घबराओ मत, हो सकता है वो गलती से ऐसे ही सरला आंटी के ये चली गई हो, देखो दरवाजा भी खुला है। मिष्टी ने तुरंत सरला आंटी को फोन किया। 2 ही रिंग में फोन उठा लिया गया। मिष्टी ने बिना वक्त गंवाए सवाल पूछ लिया, आंटी ईशा आपके साथ तो नहीं है? दूसरी तरफ से सरला आंटी ने बताया, नहीं बेटा, मैं तो खुद किसी काम के सिलसिले में बाहर गई हुई हूँ। तभी मिष्टी को याद आया कि उन्होंने कल उसे इस बारे में बताया था।
मिष्टी ने जल्दी से फोन काटा, अपना दुपट्टा सोफे से उठाया और ऋषिका के साथ बाहर निकल गई। दोनों ने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को भी साथ लिया और बिल्डिंग के हर कोने में ईशा को ढूंढना शुरू किया। 1 घंटा बीत चुका था और ईशा का कोई अता पता नहीं था। मिष्टी की हालत खराब हो रही थी। उसके दिल में डर बैठ गया था और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो शांत दिमाग से सोचने लगी, ईशा सिर्फ 2.5 साल की थी, खुद से वो कहीं ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। इसका मतलब है कि कोई उसे लेकर गया है। ये ख्याल आते ही मिष्टी के मन में एक नाम आया, अभियांश। उसे जितना शक था उतना ही यकीन हो गया कि अभियांश के अलावा ये हरकत कोई नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो कल की गई उसकी हरकत का बदला ले रहा हो। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी जल उठी और वो बिना कोई समय बर्बाद किए अभियांश के फ्लैट की तरफ मुड़ गई। ऋषिका ने उसे रोकने की कोशिश की, मिष्टी, पहले सोच लो, हो सकता है जो तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल न हो। लेकिन मिष्टी के दिमाग में अब कोई दूसरा विचार नहीं था। वो तेज कदमों से अभियांश के फ्लैट की तरफ बढ़ने लगी। ऋषिका भी मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ी। मिष्टी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हर कदम में गुस्सा और डर था। उसे यकीन था कि ईशा को वापस लाने के लिए उसे अभियांश का सामना करना ही होगा। जैसे ही वो अभियांश के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची, उसने बिना सोचे समझे जोर से दरवाजा पीट दिया। दरवाजे के दूसरी तरफ कोई हलचल नहीं थी। मिष्टी जैसे ही दूसरी बार दरवाजा खटखटाने वाली थी, दरवाजा अचानक खुल गया। सामने विराज खड़ा था, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर टेंशन की लकीरें थीं। उसे इतने सालों बाद देखकर मिष्टी थोड़ी हड़बड़ा गई, लेकिन इस वक्त पुरानी यादों के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। उसने गुस्से में विराज को साइड किया और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर लिविंग रूम में अभियांश गुस्से में टहलते हुए किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर तक सुनाई दे रही थी। मिष्टी ने बिना सोचे समझे सीधा जाकर उसका कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी और उसने गुर्राते हुए कहा, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ छिपाया है उसे? अभियांश गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि मिष्टी के चेहरे पर दर्द और आंसू देखकर अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो कहीं गहरे दर्द में बदल गया। मिष्टी ने उसे झकझोरते हुए कहा, चुप क्यों हो? इस बार मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में मेरी बेटी के अलावा मेरा कोई नहीं है, और अगर उसे एक खरोच भी आए तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज आपके सामने वो लाचार बेबस पत्नी नहीं खड़ी है जो सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। आज एक माँ खड़ी है जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर गुजर जाएगी, चाहे इसमें खुद तबाह क्यों न हो जाए। अभियांश चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसकी आंखों में पछतावा और गहरा दुख झलक रहा था। वो जानता था कि मिष्टी पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। मिष्टी के शब्द उसे किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे, लेकिन इसके पीछे की वजह भी वो खुद ही था। विराज ने देखा कि मामला और गर्म होता जा रहा है। उसने जल्दी से आगे बढ़कर मिष्टी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाभी, भैया ने कुछ नहीं किया है, छोड़िए उन्हें। वो तो खुद सुबह से ईशा का पता लगाने में जुटे हुए हैं। मिष्टी ने विराज की बात सुनी और अभियांश की आंखों में देखा। अभियांश ने धीरे से अपनी पलकें झपका दी, जैसे ये कह रहा हो कि विराज सच कह रहा है। मिष्टी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाह रही थी कि जो इंसान अपने अजन्मे बच्चे को मरना चाहता था, वो कैसे आज उसकी फिक्र कर सकता है। लेकिन मिष्टी जानती थी कि भले ही अभियांश में लाखों बुराइयां हो, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी पकड़ अभियांश के कॉल से धीरे धीरे ढीली हो गई और अचानक वो फर्श पर गिर गई। उसके आंसू बह निकले और वो बिलक बिलक कर रोने लगी। अभियांश ने कुछ देर उसे देखा। उसके दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसने धीरे धीरे मिष्टी की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन उसके पास पहुंचकर उसने खुद को रोक लिया। वो जानता था कि इस वक्त मिष्टी को उसकी नज़दीकी की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी की खबर चाहिए थी। विराज ने ऋषिका को इशारा किया और उसने मिष्टी के कंधे से पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया। ऋषिका उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिष्टी की हालत बुरी होती जा रही थी। अचानक ही मिष्टी बेहोश हो गई। डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि उसकी हालत पूरी तरह ठीक नहीं है। ऐसे में इतना बड़ा शॉक उसे बेहोश कर देना लाजमी था। अभियांश तुरंत आगे बढ़ा और मिष्टी को अपनी बाहों में उठा लिया।
उसे कमरे में लाकर सिर को चूमते हुए बेड पर सुला दिया। विराज भी साथ आया और मिष्टी की हालत चेक करने लगा। अभियांश के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं, लेकिन उसके पास बैठने और दुखी होने का वक्त नहीं था। उसे ईशा को ढूंढना था, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। थोड़ी देर बाद पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई। शहर से बाहर जा रही हर गाड़ी को चेक किया जा रहा था। छोटे से नुक्कड़ से लेकर हर नाके तक के सभी सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जा रहा था। पुलिस फोर्स पूरी ताकत से काम में जुटी थी। इसके साथ ही अंडरवर्ल्ड के लोग भी ईशा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री और नेताओं की हालत खराब हो गई थी। अभियांश का उन पर लगातार बनता प्रेशर उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा था। हर छोटे मोटे गुंडे से लेकर बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया तक को अभियांश के लोग ढूंढकर ईशा का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। सभी जानते थे कि अगर ईशा का कुछ भी हुआ तो अभियांश किसी को भी नहीं छोड़ेगा। शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक ईशा का कोई पता नहीं चला था। अभियांश की चिंता और गहरी होती जा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। कुछ कीमती खोने का डर उसे अंदर तक कचोट रहा था। अगर ईशा को कुछ हो गया तो मिष्टी जीते जी मर जाएगी, और उन दोनों के बिना तो उसका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। किसका हाथ है ईशा को गायब करने के पीछे? क्या समय रहते ईशा मिल पाएगी या अभियांश को देगा अपनी जिंदगी को सबसे अनमोल अमानत? टू बी कंटिन्यूड। Thank you for joining me on this storytelling journey. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.